हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं? आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है? तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ रही है ना? ऐसी ही बढ़ती रहनी चाहिए। और मेरी कोशिश है कि यार सब्जेक्ट को आपको इस लेवल पे आके डिलीवर कर दूं कि शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेके बहुत ही बेहतर हो जाए। प्लीज़ कि एग्जैक्टली आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जाए सब्जेक्ट को लेके। और वो इमेज क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑफ शायद फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व ही तब होते हैं जब आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाती है। यानी जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करना शुरू करें और रीड करते समय आपके मन में एक इमेज बनने लग जाए, यानी वो चित्र बनने लग जाए, आप बिलीव करो, समझ जाना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए हैं। अगर जब तक ऐसा नहीं होता है, यानी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग जब तक अच्छी नहीं होती है, तब तक आप ये मानना कि आपका सब्जेक्ट अभी वीक है। तो इमेज क्रिएट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इमेज तभी क्रिएट होती है जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हो। कोई भी क्वेश्चन मन में रह जाता है, आपको लगता है कि यार ये बात जो है आपने बता तो दी लेकिन इसको कंक्लूड नहीं किया, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आओ और मुझे कमेंट डालो, मैं उसे कंक्लूड करूंगा, उस पर अलग से वीडियोस में बनाऊंगा, है ना? वैसे मैं चैप्टर को कोशिश करता हूँ कि या फिर कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी टॉपिक है, सॉरी, उसको मैं कंक्लूड करूँ, एट द एंड लेके जाऊँ, उसकी बारीकियों को हम समझें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, है ना? तो दिमाग में आपके फॉर्मूले भी होने चाहिए, आपके दिमाग में डेरिवेशन भी होने चाहिए, आपके दिमाग में वो इमेज भी होनी चाहिए जो इमेज मैंने क्रिएट की। आप बिलीव करो, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। जैसे मैं आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स पे आधारित हैं, जो 2 लेक्चर्स मैंने लिए उनके आधार पर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आप प्लीज देखो और देखना कि अगर आपने वो 2 लेक्चर्स देखे हैं उनसे ही रिलेट करते हुए क्वेश्चंस मिलेंगे और वहीं से इमेज क्रिएट होगी। यहां पे कुछ भी नहीं है, वो 2 लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहां पर आप समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब मैंने बोला ना, देखो मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो बायोट-सेवर्ट लॉस पे और एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स लॉ, और प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस में आप जाओ तो यहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस जरूर मिल जाते हैं। और आप बिलीव रखो कि आज का जो लेक्चर है या फिर आज से जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन पिक होके आ जाएगा। यानी 14 to 15 क्वेश्चंस, और यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो यहीं से क्वेश्चन बन के आ जाता, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मेरे पास आज का पहला क्वेश्चन ये है। मैंने बोला ना कि मुझे आपको समझाना है, तो हो सकता है मुझे किसी क्वेश्चन को समझाने में ज्यादा समय लग जाए, लेकिन प्लीज आप अपनी स्पीड को लगातार इंक्रीज करने की कोशिश करें। आपसे कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी आते ही नहीं है कि जिसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगे, और आपके लिए ये बात बहुत तय करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार किस में मुझे कितना समय देना है। लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मुझे किस सब्जेक्ट में कितना समय देना है क्वेश्चन करते समय, वो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा है बायोट-सेवर्ट लॉ इंडिकेट दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी सच दैट। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्या लिखा है, बायोट-सेवर्ट लॉ इंडिकेट दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट। आपको याद होगा, अगर आपको याद हो, बायोट-सेवर्ट लॉ में मैंने एक सिंपल वायर लिया था और मैंने कहा था इसमें करंट को प्रेजेंट कर देते हैं, इसमें करंट का प्रेजेंस, और अगर मैं इससे इस वायर में एक स्मॉल करंट कंपोनेंट आइडियल कंसीडर करूं तो उस कंपोनेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो पोजीशन वेक्टर, ये एंगल बन रहा है, ये थीटा, और मुझे यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो सिंपल, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आइडियल क्रॉस आर हमें देता है व्हेन टू ऑफ द वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर। यानी करंट कंपोनेंट का मल्टीप्लाई अगर पोजीशन वेक्टर में कर दिया जाए तो मुझे बी की डायरेक्शन मिल जाती है। ऐसा मैंने आपको वेक्टर के लॉ से बता दिया था। मैंने कोई राइट हैंड रूल, कोई स्क्रू रूल नहीं बताया। मैंने कहा वेक्टर का नियम याद रखो, उसके आधार पर ही वो लॉ बन के तैयार हुए हैं, है ना? When two of the vector quantities are multiplying to each other and the result quantity is a vector, this vector should be perpendicular to the ideal and are both. ठीक है, और सिंपल अपनी फिंगर्स को आइडियल की तरफ करो और फोल्ड करो आइडियल से आर की तरफ, आइडियल से आर, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आइडियल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आइडियल वाई एक्सिस पे है और
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी निगेटिव जेड डायरेक्शन में। यानी इसका मतलब आइडियल और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? आइडियल और बी के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। और आपको देखो, ध्यान से देखो, आर वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में है और बी वेक्टर कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? फिर से माइनस ऑफ जेड एक्सिस में। इसका मतलब बी और आर के बीच में भी कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो बी और आर के बीच में बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री है और आइडियल और बी के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहीं पे आप जब ये कंडक्टर लेते हैं, देखा जाए तो कंडक्टर के अंदर दौड़ कौन रहा है? चार्ज ही तो दौड़ रहा है। तो ये वेलोसिटी है ना? तो वेलोसिटी प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। परपेंडिकुलर टू द, यानी पैरेलल नो, यहां पे ये साइन होना चाहिए परपेंडिकुलर। प्लीज इसमें बदलाव कर लो थोड़ा सा, है ना? कई बार कंप्यूटर जी थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक कंप्यूटर जी एक्चुअली नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये अरेंजमेंट ठीक सा नहीं था, है ना? तो B इज परपेंडिकुलर टू द V। तो वेलोसिटी वेक्टर यानी चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। या फिर आइडियल, बेसिकली आइडियल क्या है? वेलोसिटी वेक्टर ही तो है। आइडियल जो है वो किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? वेलोसिटी वेक्टर को शो कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये, है ना? क्लियर? तो ये आपके पास बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ज्यादा समय इसमें लगता नहीं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पता होती चीजें तो आप आराम से कर सकते थे। ज्यादा समय आपको लगने वाला था नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। नीट ऐसे ही प्यारी प्यारे से छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछती है। जेई भी, अब मेन के लेवल की अगर बात करें तो मेन भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। ज्यादा समय लगता नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडीज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आप, लेकिन हाँ आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सोचो कि एक एक टॉपिक से आप सोच लो कि यार कम से कम 250-250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। और 250 क्वेश्चन की एक एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार प्रैक्टिस हो जाए तो मजा ही आ जाए यार, ज्यादा बढ़िया रिजल्ट बनकर तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। डेरिवेशन करे थे हम, याद करो। अगर आपके पास सर्कुलर करंट कैरिंग कंपोनेंट है और उससे आपने उसकी एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे, अगर इसकी रेडियस आर है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, जिसमें आपको पता है ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट कैंसिल हुए तो इधर की तरफ जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? यानी B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए तो सिंपल सी बात है, इसमें आई यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करो। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, है ना? ऐसे ही आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 2। तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला गलत है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है और आई कैप अपनी डायरेक्शन को भी शो कर रहा है, तो आई डायरेक्शन, इसका मतलब आई कैप का मल्टीप्लाई। तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन, यानी आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ठीक है, सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो आपको पता है सेंटर पे मतलब x इज इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करोगे तो B मिलेगा मुझे यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इधर कितनी, और आपको पता है डायरेक्शन उधर की तरफ ही रहेगी, यानी आई कैप का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। क्लियर है कि नहीं? ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। डेरिवेशनल पार्ट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन आपके अच्छे, यानी अगर मैं शुरुआती चैप्टर्स की बात करूं, चाहे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं या फिर मैं मैग्नेटिज्म की बात करूं, यहां पे आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं डेरिवेशन से ही उठ के आते हैं, कुछ अलग नहीं होता। इन्हीं डेरिवेशन सिचुएशंस को आप याद करो, इन्हीं सिचुएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनके चला आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? मैं आपको समझने और पढ़ने का समय देता हूं, प्लीज आप इसे पढ़ो, समझो आराम से, है ना? रीड कर लिया। अब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आपको याद है वो सारी सिचुएशंस। अब प्रीवियस क्लासेस को देखो यार, इसलिए देखो कि मैंने वहां पे चीजों को समझाते हुए डिलीवर किया है। कुछ जैसे अगर मैं बहुत सारे केसेस में जाके देखूं तो कई बार मैं देखता हूं कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नो डाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस
यार उसी डेरिवेशन से तो उठ के आ रहा है, उसी पर्टिकुलर सिचुएशन से उठ के आ रहा है। हम इस डेरिवेशन को दिमाग में नहीं रखते, हमें ये लगता है कि हम 11th 12th यानी 12th में जो डेरिवेशन है, हम वो तो डेरिवेशन तो कॉलेज लेवल पे करना, सॉरी जो बोर्ड एग्जाम उसके लिए हम कर रहे हैं। नहीं यार, क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व होता है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसी सिचुएशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो क्वेश्चन, वो सिचुएशन हमें याद नहीं है, हमें केवल फॉर्मूला याद है। अब फॉर्मूला जो याद है वो फॉर्मूला उस प्रकार की सिचुएशन की तो सॉल्व करके दे सकता है, लेकिन जरा सा वेरिएशन आ गया, आपको पता है वैल्यूज प्लेस नहीं कर पाओगे और रिजल्ट मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सिचुएशन को थोड़ा सा बदल देते हैं और पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको सिचुएशन की अगर लर्निंग है, सिचुएशन को समझते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब आप ध्यान से देखो, लिखा क्या है, क्या लिखा है, अ करंट ऑफ I ampere flows in a wire forming a circular arc of radius r meters sustaining an angle theta at the center as shown. The magnetic field at the center O is Tesla. यानी यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब याद करो, वैसे तो अगर पूरा सर्कल रहता था, याद करो जब पूरा सर्कल रहता था उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करने में आती थी। अब पूरे सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, लेकिन ये आपके पास सर्कल के लिए नहीं पता है। फिर वही सिचुएशन जो मैंने आपको डेरिवेशन में बताई कि आप एक स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट ले लो, इसमें करंट कितना जा रहा है भैया, आइडियल, दिस इज द स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट। अब इस आइडियल की वजह से यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, तो आप आर वेक्टर ड्रॉ कर लो। आपने आर वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखो, आइडियल क्योंकि ये जो है वो टेंजेंट है तो 100% 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मुझे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मेरी फिंगर्स को सबसे पहले मैं किधर की तरफ करता हूं, आइडियल फोल्ड करता हूं आर की तरफ, तो इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला तो यही है। अब आपको पता है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री, यानी आइडियल और आर के बीच में बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इस वजह से आप sin 90 डिग्री sin 90 = 1 होता है। अब आपको क्या करना है, यानी μ0 I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, आपने इंटीग्रेट करना है DL। अगर ध्यान से देखो इस पूरे टुकड़े की लेंथ, अगर मुझे इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी, तो आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा = होता है बेटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आपके पास आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क लेंथ आपके पास हो जाएगा आर थीटा या फिर थीटा आर। तो बस सिंपल सी बात है, इसको आप 0 से लेके थीटा आर तक, यानी पूरी लंबाई के लिए आप इंटीग्रेट करो आर थीटा, तो ये मिलेगा μ0 I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर R थीटा, आर से आर गया, यानी μ0 I थीटा अपॉन 4 पाई R। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द लूप सर्कुलर आर्क। तो यहां पे मैग्नीट्यूड की ही बात की जा रही है। रिजल्ट बताओ, जस्ट μ0 I अपॉन I थीटा अपॉन 4 पाई R। दिस इज द रिजल्ट, है ना। अगर ये कंप्लीट लूप होता तो आप 0 से लेके 2 पाई R तक इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन मुझे पता है कि यहां पे मुझे थीटा गिवन है, तो मैं थीटा के टर्म्स में जाके इंटीग्रेट करूंगा आर्क लेंथ को। ये आसान सा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीड करो, समझो, सोचो, समझो, फिर धीरे धीरे करके आंसर बनाना स्टार्ट करो, है ना। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हैं, लिखा है ए कॉइल ऑफ 1 टन is made of a wire of certain length and from same length of a coil of 2 tons is made। मतलब क्या किया, आपके पास एक वायर था जिसकी लंबाई सर्टेन लंबाई, मतलब उसकी लंबाई L थी, और आपने इसकी हेल्प से एक लूप बना लिया। अब लूप की लेंथ कितनी है, L। अगर लूप की लेंथ आपको दे दिया जाए तो उससे हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि लूप लेंथ = होगा तो 2 पाई R के बराबर, तो R = कितना हो जाएगा, L अपॉन 2 पाई। जो रेडियस है, यानी इसको हम R1 मान लें, तो रेडियस आपके पास कितनी है, L अपॉन 2 पाई। अब यही सेम वायर सेम वायर है, बस आपने क्या किया, 2 टर्न का लूप बना लिया, 2 टर्न का लूप। तो सिंपल सी बात, 2 टर्न का लूप बना दोगे,
दो टर्न कर लेते, तो सिंपल सी बात, रेडियस बदल जाएगी, रेडियस मान लेते R2 हो जाएगी, लेकिन आपको पता है 2 पाई R2 वो भी 2 बार, दैट शुड बी इक्वल टू L। तो यहां से R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L अपॉन 4 पाई, यानी आपके पास यहां पे R2 की वैल्यू ये आ जाएगी और R1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, है ना। R1 और R2 की वैल्यू ये हमें क्यों चाहिए थी, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी सेंटर पे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब मुझे लूप की रेडियस का पता होना जरूरी है। तो मैंने पहले केस में रेडियस फाइंड आउट कर ली, दूसरे केस में रेडियस फाइंड आउट कर ली। क्लियर। और आपको पता है इफ द सेम करंट इज पास्ड इन बोथ द केसेस, यानी इस केस में भी करंट पास हो रहा है I और इस केस में भी करंट I पास हो रहा है, बोथ द केसेस, then the ratio of magnetic induction at their center will be, आपको पता है मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है, तो इस केस में अगर मैग्नेटिक इंडक्शन B1 फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, R1 है में L अपॉन 2 पाई, दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। अगर मैं वहीं पे B2 की बात करता हूं तो B2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 R2 है वैल्यू इज L अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो इससे में फर्दर 4 पाई ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई म्यू नॉट I अपॉन 2L, और यहां पे क्या आपके पास हो जाएगा, दैट इज 2 पाई म्यू नॉट I अपॉन 2L। ये आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन है, रेशियो फाइंड आउट करना है। आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसे 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई म्यू नॉट I अपॉन 2L लिख सकता हूं, और ध्यान से देखो ये वैल्यू किसके बराबर है, यानी B2 इज इक्वल टू 2B1, ये B1 है, तो B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, यानी B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1:2, कितना आ जाएगा 1:2, यानी B1 अपॉन B2, यानी आप B2 को उधर लेके आओ, 2 को अपॉन में लेके आओ तो 1:2, यानी राइट आंसर इज 1:2। ठीक है, यानी आपने एक ही लेंथ के केस को देखा, इसी लेंथ से आपने एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, लेकिन आपको पता है वो छोटा होगा क्योंकि उसमें आपने 2 टर्न कर दिए, 2 टर्न, तो उसके केस में हमने कैलकुलेशन की, देखो आप 1:2 आपके पास करेक्ट आंसर है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला यहां पे याद होना चाहिए था। और आपको पता है इतनी सी कैलकुलेशन, सिंपल सी बात है यार, कि दोनों में करंट दे दिया, अब दोनों की रेडियस नहीं इन्फॉर्म्ड है, लेकिन दोनों की रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ आनी चाहिए। आप कहोगे सर आपने कैसे सोचा, यार मैंने बिल्कुल सिंपल सोचा कि कहीं ना कहीं बाद में जाके लेंथ कट जाएंगे, रेशियो फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब लेंथ कटना है, तो हमने जो लेंथ मानी है वो दोनों देखो, है ना। और एनसीईआरटी यार पिक करके क्वेश्चंस आपको दे रही है यार, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस आप देखो ध्यान से। तो ये क्वेश्चन है जो बायोट-सेवर्ट पे आधारित था, लूप वाले केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखो यार ध्यान से, है ना। अगर आप इतने क्वेश्चंस बड़ी समझदारी से अंडरस्टैंडिंग साथ करते चले जाओ, यार इन्हीं से तो क्वेश्चन उठ के आता है ना, इन्हीं से क्वेश्चन उठ के आता है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक को लेके लूंगा, उससे रिलेटेड मैं जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने फ्रेम करके रखूंगा। आप यार इस टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपको कुछ डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिखा है सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टर्न है, ईच ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, carries a current of 0.4 ampere, the magnitude of magnetic field at the center of coil। ठीक है, क्लियर। अब क्या है, मेरे पास 100 टर्न की एक कॉइल है, 100 टर्न, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 100 टर्न है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं n, 100। ईच ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, ईच ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, R given है 9 सेंटीमीटर, या फिर 9 into 10⁻⁻² मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, करंट कैरीज करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, ठीक है, लिखा सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, ईच ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट 0.4 एम्पियर। इसमें करंट कितना है, दैट्स 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ, अब सिंपल सी बात, मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R,
आपको पता है कि क्योंकि n टर्न्स हैं तो दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सबकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। n कितना है 100, म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई कितना है, करंट आपके पास कितना है 0.4 एम्पियर। 2r कितना है, रेडियस आपके पास है 9 सेंटीमीटर यानी 9 इंटू 10⁻²। दिस इज इन टेस्ला, ठीक है, क्लियर। ये 10⁻², ये ऊपर जाएगा 10⁻², 10⁻⁴, यहां पे 10⁻⁷, दैट इज बचेगा यहां पे 10⁻3। तो इसको और इसको कट करने पे बाद मुझे मिलेगा 10⁻3। मेरे पास ये है 9 2 18 यानी आपके पास 4 पाई इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 18, ये आपको मिलेगा, ठीक है। आपको पता है पाई के टर्म्स में आंसर नहीं है, इसका मतलब मुझे पाई की वैल्यू को भी कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा देखो 4 4 जा 16 यानी 1.6 एंड 1.6 इज मल्टीप्लाइड बाई 3.14, है ना। देखो कितना 1.6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 18, ये आपके पास आ गया, है ना, क्लियर। कैलकुलेशन ऐसे थोड़े सा फास्ट किया करो, थोड़ा सा आपने फास्ट करना है यार। मैंने बताया ना कि आपको इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन आपको पता है यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो बहुत क्लोज आंसर हैं, दैट्स वाई मैं इसमें राउंड ऑफ करके रिजल्ट नहीं बना पाऊंगा, मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16 4 जा 4 64 64 6 16 22 2 48 2 50 50 1 2 3 1 2 3 पॉइंट्स के बाद यानी आपके पास यहां पे ये कहीं पे आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं 50 इंटू 50.24 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 18 करूं तो 18 3 54 आ जाएगा, लेकिन 3 से कम तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं और ना ही ये वाला आंसर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे 3 से कम वाला आंसर ये दिखाई दे रहा है, ये वाला आंसर मुझे ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे करेक्ट आंसर कौन सा दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। आप चाहो तो फर्दर कैलकुलेशन करो, 18 2 36 140, ठीक है, 18 7 ठीक है, लगभग ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा सी। तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला और रिजल्ट आपके पास सामने है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये है लिखा है Bx एंड By आर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल X एंड Y रिस्पेक्टिवली, ईच कैरिंग इक्वल करंट इफ कॉइल X हैज 200 टर्न, एक के पास 200 टर्न है एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस, एंड द कॉइल Y हैज 400 टर्न एंड 20 सेंटीमीटर रेडियस, है ना। दोनों की रेडियस सेम है, दोनों में टर्न अलग अलग है, ठीक है, करंट इक्वल है। वैसे आपको डायरेक्ट इसका आंसर बना देना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दोनों में करंट सेम है, दोनों में रेडियस सेम है, लेकिन ये फॉर्मूला टर्न की वजह से n बन जाता है, तो इसका मतलब B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स। बाकी सब कुछ सेम है ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो अगर मैं Bx के लिए कैलकुलेशन करूं तो Bx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200, एंड अगर मैं By की बात करूं तो By इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 400। डिवाइड कर दो, Bx और By में रेशियो फाइंड आउट करना है तो डिवाइड कर दो, तो Bx इज टू By दैट हैव एन वैल्यू इज 1:2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर, 1:2, है ना। यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, पता सिंपल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब फॉर्मूले में जनरली नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लिखे, मैंने लेकिन बता रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल जाती है n टाइम्स। क्यों बदल जाती है, क्योंकि हर टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, उसके बाद उसको सबको ऐड करना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये रहा, जल्दी से देखो और रिजल्ट बताओ। रीड करने का आपके पास समय। लिखा है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन थिन रिंग। चार्ज है, ध्यान रखना, the ring is rotated about its axis with a uniform frequency f। मतलब एक रिंग और रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q, ठीक है।
और इसको जब रोटेट कर रहे हैं विथ फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, एक चक्कर को लगाने में लगा समय, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ रिंग, यहां पर मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, देखा जाए तो आपको पता है चार्ज मूव कर रहा है, क्लियर। और जहां पे भी मूविंग चार्ज की बात हो रही है इसका मतलब करंट है। भाई इस रिंग का घूमना आपको ऐसा फील होना चाहिए कि ये चार्ज पूरा तार के अंदर घूम रहा है, और तार के अंदर घूमता हुआ करंट प्रोड्यूस करेगा। अब करंट कितना प्रोड्यूस करेगा सबसे पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान देखते हैं कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है, मुझे मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करना है। अब मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो r पता है, यानी अगर मैं करंट कैलकुलेट कर लूं तो सिंपल सी बात, मेरे पास मैग्नेटिक इंडक्शन पता चल जाएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या पता है, तो करंट कैलकुलेट करना। करंट I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। अब आपको पता है कि अगर मैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल, यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में टाइम पीरियड को डिफाइन करूं तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखो, इसको 1 अपॉन, इसका मतलब I इज इक्वल टू QF लिखा जा सकता है कि नहीं? यानी करंट आपके पास कितना है? QF। वैल्यू प्लेस कर दो, दैट इज म्यू नॉट QF अपॉन 2R। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूला, कैलकुलेशंस, आपको ये समझना पड़ेगा यार। आपको पता है कि हम स्टूडेंट्स पता है कैसे होते हैं, हम स्टूडेंट्स केवल डायरेक्ट चलने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के यहाँ पे एक ऐसा लाइक इस पोर्शन में कुछ लगा देते हैं जिसकी वजह से केवल सामने देख पाए, है ना। तो यार थोड़ा सा वेरिएशन भी रखो यार, कि जरा सा वेरिएशन आ गया हम पजल हो गए, हम सोचने लग गए कि यार क्या है। अब भाई मूविंग चार्ज है, अब बहुत अच्छे से पता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन कैलकुलेट करने का भैया यही फॉर्मूला एक। अब फॉर्मूला यही है तो मुझे इसमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता क्या नहीं है इस पूरे कैलकुलेशन में, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करंट ही इन्फॉर्म नहीं है, अदरवाइज बाकी सब कुछ चीजें इन्फॉर्म्ड है। तो मैं करंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। आप चार्ज, आपको याद होगा वन चार्ज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो हम करंट कैलकुलेट कर लेते थे, याद करो, EV अपॉन 2πr ऐसे कैलकुलेट कर लेते थे। तो यहां भी तो मूविंग चार्ज, और मूविंग चार्ज है तो करंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा फजी सा लग रहा है ना। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। और ये क्वेश्चन देखो आधारित है एम्पियर सर्किटल लॉ पे। अभी तक जो भी क्वेश्चंस थे वो सभी क्वेश्चन बायोट-सेवर्ट लॉ पे आधारित थे, लेकिन अब मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। याद है सभी को एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड। ये स्टेटमेंट था, प्लीज आप स्टेटमेंट को ध्यान रखो, है ना। द लाइन इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू दिस। लिखा द फिगर शोज अ क्लोजली वाउंड coil on a square loop of side edge length I. The number of turns per unit length of the coil is N. Each turns carries current into the plane of paper and out of the plane of paper. ABCD in the Amperian loop, यानी ABCD जो है वो Amperian loop है। Amperian loop को बहुत अच्छे से पता है। Amperian loop का मतलब है जिससे आपने करंट को एनक्लोज किया उसे आप Amperian loop कहते हैं। Open surface closed, the current enclosed by the loop is। अब आप ध्यान से देखो कि करंट कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब अगर मैं करंट के फ्लो को डिक्लेयर करूं तो फ्लो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। इस टाइप से, ठीक है। तो करंट का अंदर की तरफ जाना, यानी यहां से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, और यहां से करंट बाहर निकल रहा है। और ऐसा सेम है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहां से करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और यहां से करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए इस प्लेन में जितना करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी जाए,
अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n नंबर ऑफ टर्न, जितने नंबर ऑफ करंट टर्न अंदर की तरफ है उतने ही टर्न बाहर की तरफ है। तो जितना करंट अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर मैं ये एम्पीरियन लूप लूंगा तो इस एम्पीरियन लूप में अंदर जाने वाला करंट और बाहर वाले जाने वाला करंट इक्वल है। तो द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, द आंसर शुड बी 0। ठीक है। अगर मैं एक एम्पीरियन लूप ये ड्रॉ करता तो जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर था, फिर से 0। लेकिन अगर मैं एक एम्पीरियन लूप यहां ड्रॉ करूं, प्लीज मैं ड्रॉ कर देता हूं दोबारा से, व्हाइट से ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं एक एम्पीरियन लूप यहां ड्रॉ करूं तो यहां पे मैंने केवल उस करंट को एनक्लोज किया है जो कि केवल आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए मुझे बताओ कि इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आप कहोगे यस होगी। लेकिन पूछा जाए कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आपको पता है एम्पीरियन लूप जो ड्रॉ करोगे उसके अंदर करंट एसोसिएटेड 0, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड 0 यहां पे होगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे 0 होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे 0 होगा, क्योंकि जहां से पास होता हुआ एम्पीरियन लूप जब ड्रॉ किया जाए और आपको पता है उसमें एनक्लोज करंट 0 है, तो उस केस में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी 0 हो जाती है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करती है? केवल इस कॉइल के अंदर अंदर। ठीक है, क्लियर? ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने सोलेनॉइड में आपको कराया था। अगर आप सोलेनॉइड को ध्यान से सुने हो तो आपको पता है, अगर सोलेनॉइड की सिचुएशन याद है तो आप बिलीव करो कि ये आप आंसर आराम से दे दोगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या लिखा है? लिखा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 75 एम्पियर इन नॉर्थ ऑफ द साउथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट 0.3 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ठीक है, लिखा क्या? लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 75 एम्पियर इन अ नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ऑफ साउथ। ये आपको पता है साउथ है, सॉरी नॉर्थ है, और ये है साउथ। ठीक है, और ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ ऑफ साउथ, नॉर्थ ऑफ साउथ, तो इसका मतलब इधर की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ साउथ, साउथ का नॉर्थ। साउथ का नॉर्थ किधर हो गया? इधर की तरफ हो गया। नहीं, करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। और करंट कितना है? 75 एम्पियर करंट है। और लिखा है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी एट 0.3 मीटर ईस्ट, यानी यहां से 3 मीटर दूर, 3 मीटर दूर यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि करंट कैरिंग कंपोनेंट, स्मॉल करंट कैरिंग कंपोनेंट कंसीडर किया, आइडियल। आपको पता है आइडियल की डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ, आर वेक्टर इधर की तरफ है। ठीक है, और बहुत अच्छे से पता अपनी फिंगर्स को किधर की तरफ करोगे? आइडियल से आर की तरफ। तो थंब रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। वैसे इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कहीं पे भी नहीं है। बायोट सेवर्ट लॉ आपको पता है कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करंट। करंट कितना फ्लो कर रहा है? दैट लॉन्ग वायर 75 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है अपॉन 2 पाई, और कितनी दूर? यानी 3 मीटर दूर कैलकुलेशन करनी है। 2 2 ज़ा 4, 325 एंड 25 2 50 इंटू 10⁻⁻7, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, 5 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। तो मेरे पास ये भी आंसर बन सकता है और ये भी आंसर बन सकता है। तो आपको पता है ये आंसर और ये आंसर तो नहीं है। अब आपको पता है वर्टिकली डाउन, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, दिस इज द वर्टिकली डाउन केस, है ना? फिंगर्स को, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो बी शुड बी द राइट आंसर। क्लियर? तो बस आप डायरेक्शन को अप्रोच करो, फॉर्मूला प्लेस करो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहां पे भी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है देख लेते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके देखते हैं। द फिगर शोन एन वायर प्लेस्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस आर। मतलब एन वायर है जो सिलेंड्रिकल सरफेस से प्लेस है। प्लीज ध्यान समझने की कोशिश करना। आप ऐसा सोचो कि अगर एक तार है और उस तार में इलेक्ट्रॉन केवल सरफेस पे दौड़ रहा है। कहां पे दौड़ रहे हैं?
केवल सरफेस पे दौड़ रहा है, ऐसा आप समझ के देखो, सोच के देखो, ठीक है। लिखा है n being the even number wire placed along the surface of the cylinder of the radius r, रेडियस कितनी है r, each wire current I सेम डायरेक्शन में सभी करंट, the net magnetic field on the axis of the cylinder, मुझे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि यार, आपको पता है कि एक एम्पीरियन लूप बनाना पड़ता है, आपने इस के अंदर एम्पीरियन लूप बना दिया। ध्यान से देखो कि जो तार है वो केवल सिलेंड्रिकल सरफेस पे, केवल सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तो अंदर तो तार है ही नहीं। तो अगर आप अंदर एक एम्पीरियन लूप बनाओगे तो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कितना है, एम्पीरियन लूप के अंदर यानी करंट एसोसिएटेड, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड विथ एम्पीरियन लूप, विथ एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप के साथ एसोसिएटेड करंट कितना है, 0 है। और अगर एम्पीरियन लूप के साथ एसोसिएटेड करंट है, इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, 0, यहां 0 तो यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, इसका मतलब हर जगह एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो यहां से पास होता है एम्पीरियन लूप, जब आप ड्रॉ करोगे तो यहां पर आपको पता है नेट करंट 0 नहीं है, इस एम्पीरियन लूप के साथ एसोसिएटेड नेट करंट 0 नहीं है, दैट्स वाई बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगी लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब एक्सिस पे द राइट आंसर शुड बी 0। क्लियर है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, एम्पीरियन लूप की सिचुएशन और रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये लिखा है, अ करंट I एम्पियर फ्लोज अलोंग अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड ट्यूब, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब। द करंट I एम्पियर फ्लोज अलोंग अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड ट्यूब, थिन वॉल्ड ट्यूब यानी आपके पास एक ट्यूब ऐसा बना दीजिए, सिलेंडर जैसा बना दीजिए, यह भी कहीं ना कहीं एम्पियर सर्किट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। थिन वॉल्ड का मतलब पतली दीवार, तो आप ऐसा सोच लो कि एक तार जो अंदर से खोखला है, एक तार जो कि अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, तो अगर करंट स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी तो केवल इन हिस्सों में जो ये सॉलिडिफाई रीजन है, केवल इन्हीं रीजन में तो करंट देखने को मिलेगा। ये जो सॉलिडिफाई रीजन है वहीं तो करंट देखने को मिलता है, ठीक है। देन द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर कहीं पर भी अंदर, आपको पता है वहां से पास होता है कि एम्पीरियन लूप जब ड्रॉ करोगे तो उस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कितना होगा, 0, और एम्पीरियन लूप के अंदर करंट 0 मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0। देखो यार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, आराम से आपने आंसर दे दिया है ना। एम्पियर सर्किट लॉ अच्छे से पढ़े हो। और अगर मैं यहीं पे बात करूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की, तो यहां से पास होता है एम्पीरियन लूप, लेकिन ध्यान देखो इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट 0 नहीं है, इसका मतलब इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो 100% यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, बट अंदर बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। बिल्कुल ऐसा ही केस ये भी है, ये वाला केस, दोनों सेम केसेस है। तो जहां सॉलिडिफाई रीजन वहां पे तो करंट है, बट हॉलो रीजन में करंट नहीं है, और हॉलो रीजन में करंट नहीं है मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, देखो, और मैं चाहता हूं कि यार थोड़ा बहुत एफर्ट आप भी डालो। लिखा है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ यानी एल दे रखा है 1.5 मीटर एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब रेडियस दे रखी r इज इक्वल टू दैट इज 2 सेंटीमीटर, पजेस ऑफ 100 टर्न पर सेंटीमीटर, यानी स्मॉल n इज गिवन बाय 100 टर्न पर सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी। A current of 5 एम्पियर flowing through it, 5 एम्पियर का इससे करंट फ्लो कर रहा है, the magnetic induction at the axis, अरे भाई B is equal to mu naught times of n I, mu naught कितना है, that is 4 pi into 10 raised power minus of 7, number of turns per unit length that is equal to 10, करंट कितना फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। मुझे लगता है इतना तो कैलकुलेशन कर ही लोगे आप, आंसर टेस्ला में कैलकुलेट कर लेना। अरे भैया मैच तो कराई दो ना यार, चारों ऑप्शन, हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट रिजल्ट, क्लियर। मुझे यहां पे करंट डेंसिटी दे दी, करंट डेंसिटी मुझे ऑलरेडी दे दी, लेकिन आप ध्यान रखो 10 टर्न पर सेंटीमीटर है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि टेस्ला में आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 10 टर्न पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 टर्न, तो 1 मीटर में तो 10 इंटू
10⁻² टर्न पर मीटर। तो यहां पे 10⁻² और कर दो भैया, साथ में 10⁻², और कर लो, तब टेस्ला में कैलकुलेशन कर लोगे। डन। आगे बढ़े, ये लो। A long solenoid is formed by winding 120 turns per centimeter, मतलब करंट n दे रखा है, that is equal to 20 टर्न, यानी 20 into 10⁻² टर्न पर मीटर। Number turn density, the current necessary to produce a magnetic field of 20 millitesla, 20 into 10⁻³ Tesla. This is the magnetic field induction inside the solenoid. फिर से फॉर्मूला, B is equal to mu naught times of n I. मुझे I कैलकुलेट करना है, n पता है, mu naught पता है, B पता है, मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट कैलकुलेशन। तो यार बायोट-सवार्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, एम्पियर सर्किट लॉ से कुछ क्वेश्चंस, आप इसी मिले जुले से क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करो। आपको ज्यादा एलेबोरेट नहीं करना है चीजों को, ज्यादा चीजों में फंसना नहीं है। हमें रिजल्ट क्रिएट करना है यार। रिजल्ट क्रिएट वही करते हैं जो सॉर्टेड रहते हैं। कि यार आज नीट का एग्जाम बिल्कुल वैसा ही हो गया कि कई बार फिजिक्स याद करनी पड़ती है यार, कई बार कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने। मैंने एक सामने मेरे बच्चे को एक बार देखा है, मेरे सामने रिजल्ट देखा है मैंने, है ना, कि यार उस बंदे ने चीजों को इतनी बार प्रैक्टिस करा था। फिजिक्स में लॉजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका था चीजों को लेके कि यार उससे मिलती जुलती जब भी चीजें आती थी वो तुरंत सॉल्व कर देता था। तो कई बार आपको बड़ा सॉर्टेड चलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप फॉलो अप में लो और मेहनत करो, अचीव करो। थैंक यू सो मच।